नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण से पहले चुनाव आयोग की सख्ती। अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र डायमंड हार्बर में बड़ा फेरबदल। पक्षपात के आरोप में थानेदार से लेकर अफसरों पर गिरी गाज। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन समेत बीजेपी के दिग्गजों की आज बंगाल में उतरेगी फौज। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी भी कोलकाता और हुगली में करेंगे रैली। वहीं ममता को अपने कोर वोटर्स पर भरोसा। नाबालिग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोई अदालत अनचाही प्रेगनेंसी के लिए मजबूर नहीं कर सकती। 15 साल की नाबालिग को गर्भपात की अनुमति। तीन देशों की यात्रा के दौरान इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। अमेरिका से विटकॉफ और कुशनर भी पहुंच रहे इस्लामाबाद, लेकिन ईरान का शांति वार्ता से इनकार। और जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में शांभवी दिव्यांशु की जोड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड पर निशाना। 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 3 कांस्य के साथ शीर्ष पर भारत। विस्तार से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि दूसरी सभा श्यामपुर हावड़ा में आयोजित होगी। इसके बाद अमित शाह हावड़ा में रोड शो करेंगे। दिन का अंतिम कार्यक्रम शाम को कोलकाता के टॉलीगंज क्षेत्र में रोड शो के रूप में होगा। इस दौरे को राज्य में पार्टी के जनसंपर्क अभियान को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले कल अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत के साथ भाजपा की जीत का दावा भी किया। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोट प्रतिशत के साथ पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब तमाम राजनीतिक दल दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी रण में है। हर एक दल आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बंगाल के उत्तरपाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 मई के बाद टीएमसी का सफाया हो जाएगा। प्रथम चरण में बीजेपी को 110 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है और 5 तारीख को टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठिए बंगाल के लोगों का हक मार रहे हैं। हालांकि ममता दीदी वोट बैंक के लिए इन घुसपैठियों पर लगातार ममता लुटा रही हैं। शाह ने वादा किया कि भाजपा सरकार बनने पर इन घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा रहा है, हमारे गरीबों का राशन खा रहा है और ये ममता दीदी घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक बनाई हुई है।
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किया। शाह ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री वाले राज्य में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर कोई भी महिलाओं की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। ये ममता दीदी कहती है शाम को 7 बजे के बाद महिलाएं घर के बाहर मत निकले। 5 तारीख को भाजपा सरकार बनने वाली है। इसके बाद रात को 2 बजे भी कोई बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा आंख उठाकर नहीं देखेगा। पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणामों में भले ही अभी समय हो, लेकिन चुनावी रण में भाजपा जिस तरह से आक्रामक मोड में दिख रही है, उससे टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि 4 मई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बंगाल की धरती पर कमल खिलता है या फिर दीदी एक बार फिर गोल दागने में कामयाब होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन अपने दौरे की शुरुआत बारानगर में रोड शो के साथ करेंगे। इसके बाद अशोकनगर में उनका एक रोड शो आयोजित होगा। वहीं श्रीरामपुर के हुगली में भी एक रोड शो किया जाएगा। दिन के अंत में नितिन नवीन हावड़ा में आयोजित बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेंगे। नितिन नवीन का ये दौरा राज्य में पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के गोघाट और सोनापुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करेंगे और जनता से समर्थन मांगेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इसके साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आज राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल की रैना विधानसभा क्षेत्र और बर्धमान उत्तर सीट के लिए रोड शो करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी और कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राज्य में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी कोलकाता साउथ, 24 परगना और हुगली में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं ममता बनर्जी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रखी है। पश्चिम बंगाल का उत्तरपारा विधानसभा क्षेत्र, जो कभी एक औद्योगिक केंद्र था और साल 2014 तक हिंदुस्तान मोटर्स कारखाने में बहुचर्चित एम्बेसडर कारों का उत्पादन करता था, लेकिन आज ये कारखाना बंद हो चुका है। इस मुद्दे को विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। इसके साथ ही विपक्ष राज्य में लचर कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेर रहा है। ग्राउंड जीरो से देखें हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के उत्तरपारा विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले यहां के मौसम के साथ सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इन दिनों बंगाल की उत्तरपारा सीट हॉट सीट बनी हुई है। टीएमसी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी के बेटे सिरसान्या बनर्जी को मैदान में उतारा है। सिरसान्या कहते हैं कि दीदी ने 15 सालों में राज्य में विकास की गति को नया आयाम दिया है। 15 साल से 3 टर्म से ममता बनर्जी ने जो काम किया है, 100 से ज्यादा प्रकल्प आया है। यहाँ पे एक आदमी के जन्म से मृत्यु तक सब फेज को कवर कर दिया ममता बनर्जी, और इसलिए यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करेगा। घर में आपका कोई भी बुजुर्ग रहेगा कोई भी फील्ड में, उससे आपको थोड़ा सा तो सीख मिलेगा ही। और मुझे जो एडवांटेज मिलता है एज अ सीनियर लॉयर, मैं उनसे काम के बारे में सीख सकता हूं, और एज अ सीनियर पॉलिटिशियन उनसे सीख सकता हूं। वहीं बीजेपी ने पूर्व सुरक्षा बल अधिकारी दीपांजन चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया है। दीपांजन कहते हैं कि ममता की गलत औद्योगिक नीतियों के कारण हिंदुस्तान मोटर्स कारखाना बंद हो गया, जो इस क्षेत्र और राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। ये तृणमूल 15 साल में आप एक उनका कार्यक्रम के बात कीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसी बताइए जिसको हम तारीफ कर सकते। एक
इवन तृणमूल का जो कैंडिडेट है मेरे अगेंस्ट में, उनको तो हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आप एक नाम बताइए, नहीं बता पा रहे। मेरा लड़ाई है यहाँ परिवर्तन का, जो मोदी जी का सपना है, हम उनके सिपाही हैं, हम वो करेंगे। ये सब डिस्ट्रैक्ट करने वाली मामला मुझे कुछ नहीं कर सकता। सीपीआईएम ने अपनी केंद्रीय समिति सदस्य और युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी को उम्मीदवार बनाया है। मुखर्जी भी इलाके में बुनियादी ढांचे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही हैं। लूट का शासन चला है, जनता का सिर पर पैर रखकर लूट का शासन चलवाया गया है। पूरा पश्चिम बंगाल में पिछले 5 सालों में एकमात्र लेफ्ट पार्टी ही लड़ाई लड़े हैं, चाहे वो आरजीकर का मामला हो, चाहे वो जाली सलाइन का मामला हो, चाहे 8 घंटे का काम का कानून को उठा देना हो भाजपा के खिलाफ, चाहे वो तृणमूल का लूट खसोट का, दुर्नीति का, नौकरी बेचने का जो उन लोगों का जो न्याय है, उन लोगों का जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हो। तो इस लड़ाई में तो सीपीआईएम ही था, सीपीआईएम ही है और सीपीआईएम ही ये लड़ाई लड़ता है। जहां राजनीतिक दल बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं बुनियादी सुविधाएं मतदाताओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसा यहां की आम जनता का मानना है। उत्तरापाड़ा विधानसभा क्षेत्र टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के लिए प्रतिष्ठा का सबब बना हुआ है, क्योंकि उनके पुत्र यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं लेफ्ट फ्रंट ने अपने फायर ब्रांड लीडर मीनाक्षी मुखर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने पूर्व एनएसजी अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कैमरामैन सुनील राणा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, उत्तरापाड़ा, बंगाल। इधर दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर क्षेत्र के काकद्वीप में जनता का किस तरह का मूड है, किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी, देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और वो किन मुद्दों पे इस बार मतदान करने जा रही हैं। क्या 15 सालों में महिलाओं के हिसाब से कुछ बदला है और कितना बदला है, इस पर भी बात करेंगे। तो सीधे बात करेंगे महिलाओं से। 15 सालों में अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो क्या बदला है महिलाओं के हिसाब से, आप बताएं। परिवर्तन नहीं हुआ, दुर्नीति हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, महिला देखे नहीं है। परिवर्तन नहीं हुआ, जो चाहिए महिलाओं को नहीं हुआ। क्या लगता है 15 सालों में कितना बदला है बंगाल, और क्या महिलाओं के हिसाब से कुछ बदलाव है? चाकरी चोरी हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, महिला का सुरक्षित नहीं है। महिला का 8 बजे रात को निकले नहीं पाएगी, निकलेगी तो भय होगा ना। तो महिला का परिवर्तन, महिला का सुरक्षित चाहिए। हमारा बीजेपी सरकार चाहिए मुझे। दीदी कुछ भी तो काम है कि किया नहीं, जो किया उनका बहन के लिए, उनका भाई के लिए, उनका जो उनका आदमी होता है उनके लिए। जिसके घर है नहीं उसको घर नहीं दे रही है, जिसको घर है फिर भी उसको घर दे रही है। 5 साल की एक बच्ची से 90 साल की बहन माँ कहीं सुरक्षित है नहीं यहाँ पर पश्चिम बंग में। तो परिवर्तन एक ही हुआ है, हमारे जो भाई है, हस्बैंड है, बेटे हैं, वो घर पे है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, इसके लिए विदेश जा रहे हैं। वही चीज़ नहीं है, यही परिवर्तन हुआ है। दीदी ने हमारे पे ये जो हमारा जो पढ़ रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको कहते हैं तुम घूंगनी मुड़ी करो, चॉप बिक्री करो। पढ़ाने का हमारे शिक्षा का यही दाम दे रही है कि घूंगनी मुड़ी। हम औरतों को कहती है 8 बजे के बाद बाहर क्यों निकलना, हम स्वतंत्र देश में रह के भी स्वतंत्र नहीं है। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है और लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में बड़ी कार्रवाई की है। डायमंड हार्बर और फलता थाने के आईसी, उस्ती थाने के ओसी समेत कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पक्षपात के आरोप में अतिरिक्त एसपी और एसडीपीओ पर भी कार्रवाई हुई है, जबकि जिले के एसपी को चेतावनी दी गई है। ये क्षेत्र अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इस पर आयोग ने साफ किया है कि चुनाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए रुक करते हैं अन्य खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की लड़की की अनचाही प्रेगनेंसी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 7 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट लड़की को अबॉर्शन की इजाजत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले पर अहम टिप्पणी भी की, जो महिला अधिकारों को लेकर समाज को नई दिशा दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अगर कोई महिला अनचाही प्रेगनेंसी को जारी नहीं रखना चाहती है तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जन्म के बाद नवजात बच्चे को CARA यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए किसी को गोद देने के विकल्प के आधार पर महिला से यह अधिकार नहीं छीना जा सकता है। लेकिन निर्णय से पहले सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मां और नवजात के स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए मांग का विरोध किया। मेहता ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 7 महीने की एडवांस्ड स्टेज पर अबॉर्शन से मां की जान को खतरा हो सकता है। एसजी ने आगे ये भी कहा कि बच्चे को सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए किसी को गोद दिया जा सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एसजी ने आर्थिक मदद का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि अगर गर्भवती महिला को मजबूर किया जाए तो भविष्य में लोग कोर्ट आने से बचेंगे और दूसरे तरीके अपना सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दे दी। कोर्ट ने एम्स नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि वो जरूरी मेडिकल सेफगार्ड अपनाकर जल्द से जल्द अबॉर्शन करें। आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देख लेते हैं देश में चल रही जनगणना से जुड़ी हुई। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार जनगणना 2027 के लिए देश भर में टोल फ्री नंबर 1855 सक्रिय हो गया है। इस हेल्पलाइन से मकान सूचीकरण और आवास जनगणना संबंधी मार्गदर्शन लिया जा सकेगा। ये सूचना क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी। विपक्ष द्वारा खाद की कमी को लेकर चलाए जा रहे आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट के जरिए विपक्ष पर तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खाद संकट वाले बयान को सरकार ने भ्रामक और राजनीति से प्रेरित बताया है। सरकार का कहना है कि देश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है और किसानों के बीच बेवजह डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। JP नड्डा ने आगे ये भी बताया कि वैश्विक कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्यों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है और जमाखोरी व कालाबाजारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये फैसला 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने के साथ प्रभावी हो गया, जिसके बाद बैंक को सभी बैंकिंग गतिविधियां तुरंत बंद करनी होंगी। RBI ने बताया कि बैंक के कामकाज में गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जो जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के खिलाफ थीं। साथ ही प्रबंधन से जुड़े मुद्दे और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन भी सामने आए। केंद्रीय बैंक अब पेटीएम बैंक को बंद करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन करेगा। हालांकि RBI के अनुसार बैंक के पास इतनी नकदी है कि वो अपने सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस कर सके। गौरतलब है कि RBI ने पहले ही 2022 में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी और फिर 2024 में खातों में जमा, क्रेडिट और वॉलेट टॉप अप पर भी प्रतिबंध लगाए थे। आज विश्व मलेरिया दिवस है। देश मलेरिया उन्मूलन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार ने वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। देश में मलेरिया के मामलों में 80% की कमी आई है। जागरूकता और बचाव से ही देश मलेरिया मुक्त हो सकेगा। देखिए ये रिपोर्ट। देश ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2015 से 2025 के बीच देश में मलेरिया के मामलों में 80.16% और मृत्यु दर में 85.6% की कमी दर्ज की गई है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी के लक्ष्यों की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने भी मलेरिया नियंत्रण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें भारत की भूमिका बेहद अहम रही है। भारत में न केवल मामलों में कमी आई है, बल्कि मलेरिया संचरण की स्थिति में भी व्यापक सुधार किया गया है।
वर्ष 2024 में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए WHO के हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट समूह से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर अपनी सफलता का प्रमाण दिया। देश में मलेरिया की समय पर पहचान और इलाज संभव हो पाया है। उच्च मलेरिया भार वाले जिलों की संख्या में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2015 में जहां ऐसे 155 जिले थे, वहीं 2025 में इनकी संख्या घटकर केवल 32 रह गई है। देश के 160 जिलों में 2022 से 2025 के बीच एक भी मलेरिया का मामला सामने नहीं आया है। इन जिलों में अब मलेरिया उन्मूलन के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे मलेरिया के मामलों की लगभग रियल टाइम रिपोर्टिंग संभव हो गई है। गांव स्तर पर जोखिम का वर्गीकरण, समय रहते प्रकोप की पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया जैसे कदमों ने इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया है। मलेरिया पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली और इलाज योग्य बीमारी है। समय पर जांच और सही दवा लेने से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। मलेरिया से बचाव के लिए कुछ आसान उपाय: मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, आसपास पानी जमा न होने दें, फुल बाजू के कपड़े पहने, बुखार आने पर तुरंत जांच कराएं। स्पष्ट है कि सशक्त निगरानी, आधुनिक तकनीक और जन भागीदारी के बल पर भारत मलेरिया मुक्त भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यदि यही रफ्तार बरकरार रही तो वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करना पूरी तरह संभव होगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पश्चिम एशिया के क्षेत्रीय घटनाक्रमों और अमेरिका ईरान युद्ध विराम पर पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। इससे पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार किया है। उनके साथ एक छोटा प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई भी शामिल हैं। बाकाई ने एक्स पर लिखा है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई बैठक तय नहीं है। बाकाई ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करेंगे। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान प्रस्ताव के अमेरिका के अनुरूप होने की उम्मीद जताई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान के साथ वार्ता के लिए जल्द ही इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शुक्रवार को अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की गई। क्वात्रा ने इंडिया हाउस में राइट और उनकी पत्नी लीज का स्वागत किया। क्वात्रा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट के जरिए इस बात की भी जानकारी दी कि इस मुलाकात में भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी सहित कई अन्य विषयों पर सार्थक बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन के साथ व्यापार समझौते की बातचीत के बीच भारत ने पिछले एक साल में अमेरिका से ऊर्जा आयात में बढ़ोतरी की है। रुक कर लेते खेल की खबरों का। ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शांभवी क्षीरसागर और दिव्यांशु देवांगन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय निशानेबाजों ने 499.9 के विश्व रिकॉर्ड स्तर के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में ये भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। इस जोड़ी ने क्वालिफिकेशन दौर में कुल 632.0 अंक से शीर्ष स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत के जूनियर विश्व कप में अब कुल 12 पदक हो गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 3 कांस्य पदक से सबसे आगे है। अभी प्रतियोगिता के 2 दिन बाकी हैं और 6 स्वर्ण पदक के नतीजे आने बाकी हैं। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।